हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज का अपना चैप्टर चलेगा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, आज का अपना चैप्टर फर्स्ट मैथ का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चैप्टर हैं ये सिर्फ पीटीटी बीएसटीसी के लिए नहीं, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना इसको। ठीक है, मैथ जहाँ पे आ गई वहां पे ये टॉपिक भी आपको दिख ही जाएगा। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सही, तो पीटीटी और बीएसटीसी का ही टॉपिक नहीं है, ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सिर्फ पीटीटी और बीएसटीसी लेके मत चलना, इसको सभी कंपटीशन एग्जाम लेके चलना और इसको स्ट्रॉन्ग करके चलना। ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अपन स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये स्टोरी आप सभी में से बहुत सारे बच्चों ने सुन ली होगी, बट मैं फिर भी आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। अभी के टाइम पे तो स्कूल होते थे, पहले के टाइम पे स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में एक छात्र था, नाम कुछ भी ले लो आप उसका। तो एक छात्र था, ठीक है, उसने वहां पे एडमिशन लिया। ठीक ठीक है, तो वो सबसे कमजोर बच्चा था। ठीक है, तो उसको मतलब उसके माता पिता भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी अनपढ़ थे, वो भी शिक्षित नहीं थे। ठीक है, उसके कोई दोस्त भी नहीं था जो उसको गाइड कर सके। तो वो अकेला था उस टाइम पे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो अकेला था। ना उसके कोई दोस्त था, ना कोई उसके रिश्तेदार उसको सपोर्ट करते, और उसके घर वाले भी अपने शिक्षित नहीं थे। ठीक है, तो वो बच्चा सोचता था कि नहीं यार, मैं तो अकेला हूँ, कैसे मैं शिक्षा ले पाऊंगा, कैसे नहीं। ऐसे सोचते सोचते उसने गुरुकुल में एडमिशन ले लिया। ठीक है, उसके बाद में जो अन्य छात्र थे वो सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वह बिल्कुल कमजोर बालक था। उसके साथ के जो छात्र थे आगे की क्लासों में चले गए, बट वो वहीं के वहीं रह गया, क्योंकि वो बहुत कमजोर बालक था और उसको गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, उसको मोटिवेट करने वाला भी कोई नहीं था। उस टाइम के गुरु थे जो उनको पढ़ाता था, वो गुरु उस बच्चे को बहुत प्रयास कर दिया, जितना उसे हो सकता था उसने उतना प्रयास किया उस बच्चे के लिए, बट वो फिर भी पास नहीं हो पाया। ठीक है, फिर अंत में उस गुरु ने बोला उससे कि नहीं बच्चे, तुम्हारी बस की नहीं है, अब तुम घर पे जाओ और अपने मम्मी पापा का साथ दो काम में। ठीक है, शिक्षा तुम्हारे बस की नहीं है, तुम घर पे जाके अपने मम्मी पापा के काम में हाथ बटाओ। तो वो बच्चा निराश होके गुरुकुल से बाहर निकला और गांव की तरफ चल दिया। तो चलते 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 उसको लग गई प्यास। वह इधर उधर गया पर उसको कहीं पे भी पानी नहीं मिला। थोड़ी दूर जाते ही उसको बहुत सी महिलाएं मिली जो कुएं से पानी निकाल रही थी। तो वहां पे गया, जाते ही उसने बोला, मैंने कहा मुझे कुछ पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी है। तो वहां की महिलाओं ने उसे पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद वो कुएं के अंदर देखने लगा, तो उसने देखा कि पत्थर पे बहुत से गड्ढे बने हुए थे। उस बच्चे ने उन महिलाओं से पूछा कि ये निशान, ये गड्ढे कैसे बने। तो महिला बोली, उनका ये रस्सी के बार बार ऊपर नीचे लाने से ये गड्ढे बन गए, ये निशान बन गए। फिर वो बच्चा वहां से निकल के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, मैंने कहा यार, जब एक मुलायम रस्सी से बार बार प्रयास करने के बाद में एक कठोर पत्थर पे निशान बन गए, तो अगर मैं बार बार प्रयत्न करूं, प्रयास करूं, मेहनत करूं, तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। तो उसके अंदर में बहुत सा उत्साह बन गया और वापस गुरुकुल की तरफ गया और उसके बाद में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। वापस खूब मेहनत की, खूब प्रयत्न किया, बार बार प्रयत्न किया। उसके बाद में वह छात्र आगे की क्लासों में गया और उसने आगे जाके अपनी कुछ रचनाएं लिखी और बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित भी हुई थी। उसका बहुत नाम हुआ और अंत में वह सफल बालक बन गया। उसके बहुत चर्चे होने लगे, उसकी रचना बहुत लोगों ने पढ़ी, बहुत लोग उससे प्रभावित हुए, उसका नाम हो गया और जो उसने मेहनत की उसका फल उसको मिल गया। ठीक है, तो कभी मत सोचना कि आप अकेले हो तो आप सफल नहीं हो सकते। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना आप हमेशा कि लाइफ में अपन अकेले आए थे, अकेले ही जाना है अपन को।
अपन एग्जाम दे रहे हैं तब अकेले हैं, ठीक है। तो सभी चीजों में अगर अपन अकेले हैं तो मेहनत करने के लिए अपन किसी को क्यों ढूंढ रहे हैं, हम अकेले काफी हैं, किसी की जरूरत नहीं है हमें। अगर मेहनत करनी है, सच्चे मन से करनी है अपन को, तो मेहनत करने के लिए अपन को कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए। खुद खुद अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है अगर वो मेहनती है। अच्छा, सफल आदमी कब बन सकते हैं अपन, जब अपन खुद से मजबूत होंगे। और मजबूत कब होंगी, जब अपन अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे। जो अपनी कमजोरियां हैं, सभी को पता होगी अपनी कमजोरियां क्या हैं, उन सभी कमजोरियों को दूर करेंगे, जब जाके अपन मजबूत बनेंगे। मजबूत बनेंगे तब जाके अपन सफल हो पाएंगे। तो ठीक है, मैंने आपसे एक ही चीज बोली थी, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास। एग्जाम में उसकी स्पीड तो बनती है प्रैक्टिस से, अभ्यास से। जिस प्रकार अभ्यास करते करते उस रस्सी ने, उस मुलायम रस्सी ने पत्थर पे निशान छोड़ दिए, उसी प्रकार आपके बार बार प्रयास से ही आप सफल होगे, ठीक है। तो अपन को खुद को मजबूत करना है, फालतू चीजें नहीं सोचनी कि अपन को किसी की जरूरत है या अपन को कोई गाइड करने वाला नहीं है। अपन अकेले काफी है अगर अपन को सफल होना है तो, ठीक है। तो कुछ भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाओ। सफल होना है तो अपन को खुद अकेले को लड़ना पड़ेगा, कोई भी अपने साथ नहीं होगा मुसीबत में। जब अपन अकेले खड़े हैं, सब चीजों में अपन अकेले खड़े हैं, तो अपन दूसरों की कामनाएं क्यों करते हैं, किसी की जरूरत नहीं है अपन। तो चलते हैं अपन क्लास की ओर। तो आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न संख्याओं एवं उनकी विशेषताओं को दर्शाना ही अपना संख्या पद्धति कहलाएगा, ठीक है। अपन उनको कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये अपनी संख्या पद्धति बोलती है। उसके बाद में संख्या पद्धति क्लियर है, उसके बाद में अपना आता है दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली, अब दार्शनिक प्रणाली किसे बोलेंगे अपन, अंक गणित में अपन बहुत सारी संख्याएं लिखते हैं, तो उसके लिए अपने पास 10 संकेत उसके लिए अपने पास 10 संकेत होते हैं, ठीक है। अपन कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसके लिए अपने पास ये 10 संकेत होंगे, तब अपन कोई संख्या लिख पाएंगे। वो 10 संकेत कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लो आप। एक तो 1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 संकेत हैं, इन्हीं से अपन कोई संख्या लिख सकते हैं। यही अपनी दार्शनिक प्रणाली है, ठीक है। तो ज्यादा लोड मत लेना, दार्शनिक प्रणाली ये 10 संकेत हैं, इनसे अपन कोई संख्या लिख सकते हैं। ये अपनी दार्शनिक प्रणाली है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में अपने आती है प्राकृत संख्या, ठीक है। अपन कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, इसलिए अपन सभी को बता रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे अपन, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाए, ठीक जी। 1 से शुरू होके अनंत तक जाए, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। वो संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और अंत पे जाके चलती रही चलती रही चलती रही और अनंत पे जाके समाप्त हो, वो सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख लो आप, जो 0 रहेगा ये अपनी प्राकृत संख्या नहीं रहेगा, ठीक है। ये 0 अपनी प्राकृत संख्या नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। इसमें 0 ऐड नहीं होगा। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होगी और अनंत तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपने पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या आ गया अपने पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या अपन किसको बोलेंगे, प्राकृत संख्या में 0 ऐड करने पर वह पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। तो ये अपन ने 0 ऐड कर लिया प्राकृत संख्या में, और ये भी क्या होगी, अनंत तक जाएगी। जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी, ठीक है। आ गया समझ में। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, ठीक है। इसमें 0 ऐड हो जाएगा, पूर्ण संख्या में 0 ऐड हो जाएगा। प्राकृत संख्या में 0 ऐड होने पर वो पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। प्राकृत संख्या में 0 ऐड करने पर वो पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद में देखते हैं अपन सम संख्या।
अब सम संख्या किसको बोलेंगे? सम संख्या किसको बोलेंगे अपन? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, 4 जो है ये भी अपने 2 से विभाजित होगा, 2 है जो भी अपने 2 से विभाजित होगा, 4 है ये भी 2 से विभाजित है, 6 है ये भी 2 से विभाजित है, 8 है ये भी 2 से विभाजित है, और आदि etc। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो आप, सम हो गया, अब विषम को देखते हैं। विषम संख्या, अब विषम संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपनी विषम संख्याएं। ठीक है, अब 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या नहीं है? एक तो 1 नहीं है, उसके बाद में अपने 3 भी नहीं है, उसके बाद में अपने 5 भी नहीं है, उसके बाद में अपने 7 भी नहीं है। ये सभी संख्या अपनी 2 से विभाजित नहीं है। आ गई बात समझ में? तो ये सब संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। ठीक है, प्राकृत क्लियर है, पूर्ण क्लियर है, सम क्लियर है, विषम क्लियर है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे अपन? भाज्य संख्या किसको बोलेंगे अपन? वह संख्या है जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वो सभी संख्याएं अपनी भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं अपन 4। ठीक है, इसमें एक और स्वयं के अलावा 2 का भाग जा रहा है 4 में। ठीक है, तो ये अपनी भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो भाज्य संख्या वही रहेगी जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या कहलाएगी, और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ध्यान रखें। तो ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल अपन ने ले लिए। उसके बाद में देखते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें एक के अलावा या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। तो अपनी 2 हो गई, उसके बाद में अपनी 3 हो गई, उसके बाद में अपने 5 हो गई, उसके बाद में अपने 7 हो गई, आदि। ठीक है, 2 अपनी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, इसमें 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो 2 भी अपने अभाज्य संख्या कहलाएगी। उसके बाद में देख लेते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं किसको बोलेंगे? वह संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होके प्लस अनंत तक जाएं। ठीक है, वो सभी संख्याएं जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाएं, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, वे संख्याएं जो माइनस अनंत से स्टार्ट होके -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये प्लस का अनंत। ठीक है, जो माइनस अनंत से स्टार्ट होके प्लस अनंत तक जाए, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है? उसके बाद में देख लेते हैं अपन परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं किसको बोलेंगे अपन? वह संख्याएं जिनको n/n के रूप में n/n के रूप में लिखा जा सके, वो सभी संख्याएं अपनी प्राकृत परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जिन संख्याओं को n/n के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं अपनी परिमेय संख्या कहलाएंगी। उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं 2/3। ठीक है, m/n, ध्यान रखना
और 3/2, उसके बाद में देख लेते हैं अपन 3, ये भी अपने n/n के रूप में भी लिख सकते हैं, इसके सभी के बट्टा में 1 रहते हैं। तो उसके बाद में अपने अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिनको m/n के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एक तरह से मान लो वो सब अंडर वाली सभी संख्याएं अपनी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ऐसे मान लो आप। तो √3, √5, 1/√2, ठीक है। तो जितनी भी अंडर वाली संख्या रहेगी वो सभी अपरिमेय संख्या रहेगी, या ऐसे समझ लो जिन संख्याओं को n/n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो सभी संख्याएं अपनी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। उसके बाद में अपनी आ गई वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं किसको बोलेंगे? अब देखो यहाँ पे एक बार देख लो बच्चों, वास्तविक संख्या बोलेंगे अपन परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को अपन वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें अंडर वाली संख्या भी आएगी और दूसरी संख्या भी आएगी, ठीक है। परिमेय, एक तरह से मान लो आप परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं दोनों को जोड़ेंगे, वो सभी संख्याएं अपनी वास्तविक संख्या में आ जाएगी, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के उदाहरण लिख लेते हैं अपन। अंडर वाले आ गई, उसके बाद में 2, 1/5, कुछ भी ले लो उदाहरण में, ठीक है, डिटेल से अपन आगे लिख लेंगे इनको। उसके बाद में वास्तविक संख्या हो गई अपनी, और बची है अपनी काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं किसको बोलेंगे? नाम से ही पता चल रहा है, काल्पनिक मतलब जिन संख्याओं की अपन कल्पना कर सकते हैं, वो रियल में नहीं होती, जिनकी सिर्फ अपन कल्पना कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं अपनी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि मान लो -√3, ठीक है, ये संख्या आपने कभी भी देखी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक है। कुछ भी ले लो आप उदाहरण, 1/√-5, कुछ भी ले लो काल्पनिक संख्या में, ठीक है। तो ये सब देख लो, एक और बार देख लो, संख्या पद्धति किसको बोलेंगे? संख्याओं की विशेषता बताते हैं उस पद्धति को अपन संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। वो पद्धति जो संख्याओं की विशेषता बताए वो संख्या पद्धति कहलाती है। उसके बाद में दार्शनिक संख्या, अपने पास 10 संकेत होते हैं, इन 10 संकेतों से अपन संख्या को लिखते हैं, ये अपनी दार्शनिक प्रणाली कहलाती है। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए वो प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में पूर्ण संख्या, ये 0 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। उसके बाद में सम संख्या जो 2 से, वो संख्या जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्या कहलाएंगी, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या कहलाएंगी। भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या है, जिसमें नहीं जाए वो अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या जिनको n/n के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, जिनको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या। उसके बाद में वास्तविक संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय को ही अपन वास्तविक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या जिनकी अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं वो संख्या अपनी काल्पनिक संख्या कहलाएगी। क्लियर है ये सब? ठीक है, इनकी परिभाषाएं अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इनको लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इनको अपन ने डिटेल से लिख लिया है, इनकी परिभाषाएं अपन ने लिख ली है, तो इनको आप ध्यान से लिख लो, ठीक है। तो विभिन्न संख्याओं एवं उनकी विशेषताओं के अध्ययन करने की पद्धति जो रहती है वो अपनी संख्या पद्धति रहती है, ठीक है। उसके बाद में अपनी दार्शनिक प्रणाली आएगी। दार्शनिक प्रणाली किसको बोलेंगे अपन? अंक गणित में विभिन्न संख्याओं को लिखने हैं तो अपन 10 अंकों को संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं, वो 10 अंक ये है, यही अपनी दार्शनिक प्रणाली है। फिर उसके बाद में प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाए वो सभी संख्याएं अपनी प्राकृत संख्या कहलाएंगी, ठीक है। नोट में अपन ने लिख रखा है कि 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। ये सब संख्याएं अपनी पूर्ण संख्या है, तो इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो, ठीक है। उसके बाद में देख लो आप सम संख्या है।
ठीक है, परिभाषाएं आपको लिख दी है मैंने, अच्छे से लिख लो इसको। तो सम संख्याएं किसको बोलेंगे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्याएं कहलाएंगी, जैसे 2 4 6 8 आदि। उसके बाद में विषम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें जो 2 से विभाजित ना हो वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य या यौगिक संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याओं को ही अपन यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद में ऋण संख्या या अभाज्य संख्याएं। उसके बाद में इसमें देख लो आप, ये सभी संख्याएं जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। देख लो आप, लिख लो इनको अच्छी तरीके से। उसके बाद में अपन पूर्णांक संख्याएं देख लेते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक तथा धनात्मक रूप में लिखा जाए वही अपनी क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि माइनस अनंत से स्टार्ट होके प्लस अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सॉरी। उसके बाद में देख लो आप परिमेय संख्याएं, ठीक है, जिन संख्याओं को n बटा n के रूप में m बटा n के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद में अपरिमेय संख्याएं जिनको m बटा n के रूप में नहीं लिखा जा सके वह सम संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। आगे बात समझ में, लिख लो इन सभी को अच्छी तरीके से। उसके बाद में देख लो आप वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही अपन वास्तविक संख्याएं कहेंगे। उसके बाद में काल्पनिक संख्याएं आ गई, वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या नहीं है अर्थात जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, वो सभी संख्याएं अपनी वास्तविक काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। उदाहरण आपके पास सामने लिखे हुए हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से लिख लो। उसके बाद में अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, लिख लो इनको, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अपना अंक का स्थानीय मान या, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन आकस्मिक मान, ठीक है। तो अंकों का अपन स्थानीय मान या आकस्मिक मान कैसे निकालते हैं आइए चलो देखते हैं। तो पहला एग्जांपल अपन ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कि मान लियो अपन ने यही ले लिया, ठीक है। पहला एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे अपन, इसको डायरेक्ट समझ लो आप, क्योंकि डेफिनेशन से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखते हैं, इसमें अपन को बोल दिया, कोई संख्या दे दी और अपन को बोल रहा है कि 6 का स्थानीय मान बताइए और अपन को ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो अपन इनके संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अंकों का अपन स्थानीय मान कैसे निकालेंगे आइए चलो देखते हैं। हाँ, तो 6 का स्थानीय मान, अब 6 अपना इकाई अंक पे आता है, इकाई अंक पे आता है, तो जिस अंक पे आएगा उसको गुणा कर देंगे। तो इकाई का मतलब 1 होता है, तो 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा अपना, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान अपना 6 ही होगा, 6 का स्थानीय मान अपना 6 ही हो जाएगा। उसके बाद में अपन को बोला है कि 3 का स्थानीय मान भी बताइए, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान अपने पास हो जाएगा, 3 अपने धय अंक पे आता है, तो धय का मतलब होता है 10, तो 3 को गुणा करेंगे अपन 10 से, ठीक है। तो ये अपने 30 हो गया।
उसके बाद में 9 का भी देख लेते हैं। 9 का स्थानीय मान, तो 9 अपने सैकड़ा अंक पे आ रहा है, तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है अपने 100। तो 9 को 100 से गुणा करेंगे तो अपने क्या आएगा 900। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो गया 200। ठीक है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे तो अपन उसकी स्थिति देख लेंगे कि वह इकाई अंक पे आता है या वह दहाई अंक पे आता है या वह सैकड़ा अंक पे आता है। ठीक है, इसको इकाई अंक बोलेंगे तो 1 से गुणा कर देंगे, इकाई अंक पे आने वाले को 1 से गुणा कर देंगे। जिस संख्या का अपन को पूछ रहा है, यहाँ पे 6 की जगह अगर 5 होता और पूछता कि 5 का स्थानीय मान क्या क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि 5 से इकाई अंक पे आ रहा है तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो अपने 5 ही आएगा इसका स्थानीय मान। उसके बाद में 3 का 6 का ये निकाल लिया अपन ने, तो देख लिया आपने। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस बार अपन बड़ी संख्या ले लेंगे। तो ठीक है, इतना ही ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले निकालेंगे अपन 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान, तो 4 अपने इकाई अंक पे आता है। 4 अपने इकाई अंक पे आता है, इकाई का मतलब क्या होता है 1, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद में निकालेंगे अपन 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान, 5 अपने दहाई अंक पे आता है तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। दहाई का मतलब होता है 10, तो 5 को अपन 10 से गुणा करेंगे तो अपने 50 आ जाएंगे। उसके बाद में 6 का देख लेते हैं। 6 का स्थानीय मान, तो 6 अपने सैकड़ा अंक पे आता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 6 को अपन 100 से गुणा कर देंगे तो ये अपने 600 आ जाएंगे। उसके बाद में अपन 7 का देख लेते हैं। 7 अपने 1000 पे आता है। 7 का स्थानीय मान 1000 पे आता है, तो 7 को अपन 1000 से ही गुणा कर देंगे तो ये अपने 7000 हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं 2 को, तो 2 का स्थानीय मान, ये अपने 10,000 पे आ रहा है तो 2 को अपन 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये अपने 20,000 हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद में देख लेते हैं अपन 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान, तो 3 अपने लाख पे आ रहा है तो इसको अपन लाख से ही क्या कर देंगे गुणा, तो ये अपने हो गए 3 लाख। उसके बाद में देख लेते हैं अपन अपने उसके बाद में देख लेते हैं अपन अंतिम 9 को, तो 9 का स्थानीय मान अपना क्या हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 अपने 10 लाख पे आ रहा है तो 10 लाख से क्या कर देंगे इसको गुणा। ठीक है, ये अपने 10 लाख से इसको कर दिया गुणा, तो ये हो गए अपने 90 लाख। ऐसे अपन अंकों का स्थानीय मान आकस्मिक मान निकालते हैं। ठीक है, स्थानीय मान बोल दो या आकस्मिक मान बोल दो, दोनों एक ही है। तो ठीक है, स्थानीय मान निकालना सीख गए। ठीक है, जिस भी अंक का अपन को कोई संख्या दे देगा अपन को और अपन से बीच में से किसी अंक का अपन को स्थानीय मान पूछेगा तो वो अपन को निकाल लेना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से देख लो आप, सभी में अच्छे से मैंने आपको बता दिया। कोई अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो ताकि मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूं। सिंपल टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है।
अपने संख्या दे दी, किसी भी अंक का अपन को स्थानीय मान पूछना है, जैसे मान लो 7 का अपन को स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 7 अपने 1000 पे आता है, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे, 7 को 7000 हो गई, तो 7000 अपना आ जाएगा। ऑप्शन जो भी देगा उसमें से 7000 अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसको आप अच्छी तरीके से लिख लो। देखते हैं अपन अंक का जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक या शुद्ध मान। ठीक है, अब देखते हैं इसको। पहले अपन छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपन ने ले लिया यही ले लिया। ठीक है, इसमें क्या करता है अपन को अंकित मान कैसे निकालेंगे अपन, कोई भी संख्या का कोई भी अंक का अपन अंकित मान कैसे निकालेंगे। जैसे अपन को 2 का पूछ लिया कि 2 का अंकित मान क्या होगा, 2 का अंकित मान क्या होगा, तो 2 का अंकित मान 2 ही होगा। उसके बाद में 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान भी 3 ही होगा। 8 का अंकित मान, 8 का अंकित मान भी क्या होगा, 8 ही होगा। ऐसे अपन को कोई भी संख्या दे दे, बड़ी से बड़ी संख्या दे दे अपन को, जैसे कि मान लो अपने दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लिया अपन ने, तो उसमें अपन को जैसे कि मान लो ये ले लिया अपन ने। ठीक है, एक और ले लो, ये ले लिया अपन ने। अब बोल रहा है अपन से, ये संख्या दे दी अपन को और अपन से बोल रहा है कि 8 का अंकित मान क्या होगा। तो 8 का अंकित मान 8 ही होगा, 2 का अंकित मान 2 ही होगा, 3 का अंकित मान 3 ही होगा। इसमें कहना है सैकड़ा नहीं देखना अपन को, जो अंक अपन से पूछेगा कि इसका अंकित मान क्या होगा, वही अंक उसका मान होगा। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन अच्छे से। तो 5 का अंकित मान, 5 का अंकित मान 5 ही हो गया। उसके बाद में 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान 7 ही हो जाएगा। उसके बाद में 1 का अंकित मान 1 हो जाएगा। उसके बाद में 6 का अंकित मान 6 हो जाएगा। 8 का अंकित मान 8 हो जाएगा। उसके बाद में 4 का अंकित मान 4 हो जाएगा। उसके बाद में 3 का अंकित मान 3 ही होगा। उसके बाद में 2 का अंकित मान 2 ही होगा। ठीक है, अंकित मान आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या दे दो, किसी भी अंक का अपन को अंकित मान पूछना है, तो वही मान अपना अंकित मान हो जाएगा। ठीक है, अंकित मान और स्थानीय मान क्लियर है। ठीक है, अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं। तो कभी अपने ये से अजय संख्या दे दी और बोल दिया कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो ठीक है, ये भी अपना क्लियर हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं संख्याएं। ठीक है, तो संख्याएं देखेंगे अपन, कौन सी संख्याएं देखेंगे अपन, देखो सबसे पहले अपन देखेंगे एक अंकों की संख्या, एक अंकों की संख्या। तो एक अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है, 1 से लेके
9 तक। ठीक है, तो इसमें जो 1 रहेगा ये सबसे छोटी संख्या हो गई 1 अंकों की, और जो 9 है वो सबसे बड़ी संख्या हो गई 1 अंकों की। और अगर इसके कुल संख्या की बात करें, इसमें अपन कुल संख्या की बात करें तो ये अपनी क्या हो जाएगी, 9। ठीक है, तो कुल संख्या क्या हो गई अपनी 9। 1 अंकों की संख्या, क्वेश्चन आ गया किसी 1 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9 हो जाएगी। ऐसे पूछ लिया कि 1 अंकों में कुल कितनी संख्या है, तो कुल अपनी 9 संख्या है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार आ गए हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक भी अपन ने ले लिया। तो देखो, उसके बाद में देखते हैं अपन 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्याएं, तो 2 अंकों की संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 10 से लेके 99 तक। ठीक है, अब देखो 10 तो अपनी छोटी संख्या हो गई, सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपनी 10 हो गई, सबसे बड़ी संख्या अपनी 99 हो गई। कुल संख्या की बात करें, अब यहाँ पे अपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या की कुल संख्या कैसे निकालेगा, अब देखो यहाँ पे 10 है, इधर 99 है, तो इसमें इसके बीच में कितनी संख्या आएंगी, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, ये अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से इधर देख लो। जो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगी, ठीक है, सबसे पहले देख लो आप 2 अंकों की संख्या में से अपन कुल संख्या कैसे निकालेंगे, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगी, सबसे बड़ी संख्या 99 हो गई, उसमें से माइनस करेंगे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या माइनस करी तो अपने 90 आ गए, तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 90। ऐसे अपन कुल संख्या निकालते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में देख लो आप 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्याएं, तो 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 100 से 999। 100 छोटी संख्या हो गई और 999 बड़ी संख्या हो गई, 3 अंकों की सबसे। कुल संख्या की बात करें, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इसकी बात करें तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर अपन को 1 का पूछेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 तक की 9 कुल संख्या है। ठीक है, 2 का पूछेगा तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर देंगे। उसके बाद में 3 अंकों का पूछ रहा है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर देंगे, तब अपनी कुल संख्याएं आ जाएंगी। तो ये अपनी 900 हो गई। देखो, उसके बाद में 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या है। अब 4 अंकों की संख्या में 1000 से लेके 9999। ठीक है, 1000 अपनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई और 9999 सबसे बड़ी संख्या हो गई। कुल संख्या की बात करें, इसमें कुल संख्या कितनी आएंगी इसमें, तो कुल संख्या देख लो आप, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 9999 माइनस 999, तो ये आ गए अपने 9000। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब चलते हैं 5 अंकों की संख्याओं पर।
5 अंकों की संख्याएं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सब 5 अंकों की संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? 10,000 से 99,999। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आ गई 90,000। ठीक है, तो ऐसे करके आप नीचे की संख्याओं को भी लिख लेना, जितना लिख सको उतना लिख लेना, और नहीं भी लिखो तभी ध्यान रखना कि कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे, कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी, ये सब निकालना। आप देख लो, ये मैंने 5 उदाहरण आपको देके बता दिए हैं। बाकी की संख्याओं को आपको लिख लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, तो इनको तो आप अच्छी तरीके से उतार लो, बाकी की संख्याओं को साथ में लिख लेना, उसके लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम। ठीक है, अच्छा, इसी में अपने बाध्यता के नियम भी आएंगे। इसी चैप्टर में अपने बाध्यता के नियम भी हैं। ठीक है, तो बाध्यता के नियम की अपन ने अलग से शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप अपने चैनल में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो उसको, वहां पे जाके आप देख सकते हो, वहां पे जाके आप लिख लेना बाध्यता के नियम। जितने बता रखे हैं उतने अपने इस टॉपिक में काम आएंगे, तो उन सभी शॉर्ट वीडियो से आप एक एक टॉपिक को लिख लेना अच्छी तरीके से, सभी बाध्यता के नियम को वहां से लिख लेना सभी शॉर्ट वीडियो से। ठीक, यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि अपनी वीडियो काफी लंबी होती है पहले ही। और चलते हैं अपन बोर्डमास के नियम। तो बोर्डमास का नियम अपना क्या बोलता है? ठीक है, तो ठीक है, बोर्डमास का नियम, इस नियम में अपन सबसे पहले जो रहेगा बड़ा कोष्टक जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे अपन। यहां से देख लो, 1 मिनट के अनुसार सबसे पहले अपन बड़े कोष्टक के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में छोटे कोष्टक के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में अपन करेंगे भाग। ठीक है, ये अपनी स्टेप फर्स्ट हो गई, ये अपनी स्टेप फर्स्ट है कि सबसे बड़े बड़े कोष्टक के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में स्टेप सेकंड क्या हो जाएगी अपनी, कि छोटे कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हल करना है। उसके बाद में भाग करेंगे अपन थर्ड स्टेप में। उसके बाद में भाग के बाद में अपन गुणा करेंगे फोर्थ स्टेप में। उसके बाद में जोड़ेंगे अपन संख्याओं को, ये करेंगे अपन फिफ्थ स्टेप में। और उसके बाद में अपनी अंतिम स्टेप क्या रहेगी, कि इनको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, सबसे पहले बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में छोटे कोष्टक को, उसके बाद में भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, घटाओ सबसे अंत में करेंगे। ठीक है, ये अपना बोर्डमास का नियम कहता है। हाँ, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल ले लें इसमें। फर्स्ट की बड़ा कोष्टक 2 गुणा 4, उसके बाद में प्लस छोटा कोष्टक माइनस 0, उसके बाद में भाग 2 गुणा 4 प्लस
3 - 2। तो देखो इधर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी अपनी, बड़े कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करो। तो करते हैं इसको। तो ये अपने 2 × 4 कितने हो गए 8। उसके बाद में प्लस ऐसे कैसे, उसके बाद में 1 - 1 छोटा कोष्ठक आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 1 - 1 1 ही होता है। उसके बाद में सभी संख्याओं को ऐसे कैसे लिख दो, ठीक। उसके बाद में स्टेप फर्स्ट कर लिया अपन ने, स्टेप सेकेंड, उसके बाद में स्टेप सेकेंड भी अपनी क्लियर है। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो अपन ने बड़े कोष्ठक को सॉल्व कर दिया, सेकेंड स्टेप में अपन ने छोटे कोष्ठक को सॉल्व कर दिया। उसके बाद में थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे भाग। तो भाग इसमें देखो, तो ये अपने कितना हो गया, ये हो जाएगा अपना 1/2, ठीक है। 1 में अपन 2 का भाग लगा रहे हैं, गुणा 4 प्लस 3 - 2, ठीक। उसके बाद में क्या करता है, फोर्थ स्टेप अपनी क्या हो जाएगी कि इसको क्या करना है गुणा। तो करते हैं गुणा, तो ये कटे 2 बार, यहाँ पे बचे अपने 2। तो 8 + 2 3 - 2। उसके बाद में अपना क्या बोलना है, फिफ्थ स्टेप क्या होगी अपनी जोड़। तो इन सभी संख्याओं को पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपनी 13 हो गई -2। उसके बाद में अंतिम अपनी क्या हो जाएगी घटाओ, तो ये अपने 11 आंसर आ गए, ठीक है। ये अपने बोर्ड मास का नियम बोलेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे अपने पास, बहुत बार एग्जाम में आ गए हैं। और अपने पीटीटी बीएसटीसी या सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे बेस टॉपिक आ गया, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बोर्ड मास के नियम को ध्यान रखना, तभी अपने आंसर सही आएगा। पहले तो अपन ने ये संख्या पद्धति ले ली। मैथ में जीके में अपने 2 चैप्टर, जीके में अपन फिलहाल राजस्थान जीके चल रही है अपनी, फिर उसके बाद में अपनी इंडियन जीके चलेगी, भारत की जीके चलेगी, ठीक है। तो राजस्थान जीके अपनी कंप्लीट होने के बाद में अपन इंडियन जीके चलाएंगे। उसके बाद में देखते हैं अपन इस वाले टॉपिक को। तो ये आज का अपना टॉपिक हो गया, एक्सरसाइज रहेगी, उसको अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे। ये अपना फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अपने कल या जब भी अपन को टाइम मिलेगा तब अपन पास आ जाएगी। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।